चलो शुरू करें आज नया चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहा हूं? रेशो एनालिसिस। सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना क्यों है, एक या तो एग्जाम्पल से ये क्लियर करता हूं। एक एग्जाम दिया, या एक स्कूल में पढ़ता है शौर्या और एक स्कूल में पढ़ता हूं मैं। शौर्या के नंबर आए हैं 67 और मेरे नंबर आए हैं 48। किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है हम दो में से? शौर्या की। श्योर? क्यों? उसके मार्क्स ज्यादा हैं और मेरे मार्क्स कम हैं। एक और एग्जांपल देता हूं। एक बिजनेस करता है शौर्या, उसने कमाए इस साल उस बिजनेस से 50 लाख रुपए। एक बिजनेस मैं कर रहा हूं, मैंने उस बिजनेस में कमाए 35 लाख रुपए। किसके बिजनेस ने ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है? शौर्या ने, है ना? तो पहले वाले केस में क्यों नहीं? बेटा आधी इंफॉर्मेशन से मैं बता ही नहीं सकता कि शौर्या की परफॉर्मेंस बेहतर है या मेरी बेहतर है। क्या पता शौर्या के 100 में से 67 मार्क्स थे और मेरे 50 में से 48 थे। तो इसीलिए जब हम परफॉर्मेंस की बात करें, कौन बेहतर स्टूडेंट है, तो मार्क्स देखकर नहीं करनी चाहिए बात, परसेंटेज देखकर करनी चाहिए। तो यहां शौर्या के कितने परसेंट बैठते हैं अगर 100 में से 67 मार्क्स हैं तो, और मेरे 50 में से 48 थे, 96%। तो कौन बेहतर हुआ? तो क्या आप मार्क्स देखकर बता सकते हो कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है? फिर क्या देखकर बताया आपने? परसेंटेज देखकर बताया। सेम शौर्या के बिजनेस ने 50 लाख कमाए, क्या पता 2 करोड़ रुपए लगाकर 50 लाख कमाए हो, यानी कितने परसेंट अर्निंग है इसके बिजनेस की? 25%। मैंने 35 लाख कमाए, क्या पता मैंने केवल 50 लाख रुपए लगा के 35 लाख कमाए हो, तो मेरी रिटर्न कितनी हुई? 70। अब बताओ किसका बिजनेस बेहतर परफॉर्म कर रहा है? तो क्या आप केवल प्रॉफिट देख के बता दोगे किसका बिजनेस बेहतर परफॉर्म कर रहा है? क्या आप केवल मार्क्स देख के बता दोगे कौन सा स्टूडेंट बेहतर है? नहीं। तो हम किसके बेस में बात करेंगे? परसेंटेज या प्रोपोर्शन के बेस पर। यही इस चैप्टर की थीम है बेटा। अब मुझे दो बिजनेस के बीच में कंपेयर करना है, तो मैं केवल ग्रॉस प्रॉफिट के अमाउंट पे कंपेयर नहीं कर सकता हूं, ठीक है? मुझे बिजनेस की रिस्क को एनालाइज करना है, तो केवल मैं अमाउंट देखकर एनालाइज नहीं कर सकता हूं। मुझे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जज करना है, तो मैं केवल अमाउंट देख करके फाइनेंशियल पोजीशन को जज नहीं कर सकता हूं। तो मुझे इसीलिए क्या पढ़ना है? रेशियो एनालिसिस। रेशियो के बेस पर एनालाइज करना परफॉर्मेंस को, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? रेशियो एनालिसिस। कोई डाउट है इसमें? इस चैप्टर में कुल मिलाकर 4 कैटेगरी में रेशियो को बांट रहा हूं मैं। कितनी? 4 कैटेगरी में रेशियो को बांट रहा हूं। सबसे पहली कैटेगरी है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। इसी को हम लोग लिक्विडिटी रेशियो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा केवल सॉल्वेंसी रेशियो। बेसिकली ये केवल सॉल्वेंसी का मतलब है यहां पर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कई बार इस बेस पर भी मार्कर एमसीक्यू बन जाता है, ठीक है? तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कुछ लोग इसे परफॉर्मेंस रेशियो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परफॉर्मेंस रेशियो। और चौथा टर्नओवर रेशियो। कुछ लोग इसे एक्टिविटी रेशियो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? एक्टिविटी रेशियो भी बोल देते हैं। अब
सबसे मेन बात, हो सकता है कभी कभी कहीं कहीं हमारा आंसर बुक से मैच ना करे। हालांकि टीएस ग्रेवाल से हमारे सारे आंसर मैच करेंगे, पर हो सकता है किसी बुक से हमारे कभी कभी आंसर मैच ना करे। इसके पीछे रीजन क्या है? ये जो रेशियो एनालिसिस नाम का चैप्टर है बेटा, ये किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न नहीं होता है। तो यानी इसके लिए कोई हमें जर्नल गाइडलाइन नहीं दी गई है कि हमें ये नियम ही फॉलो करना है या हमें यही रूल्स या यही फॉर्मूले फॉलो करने हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है, अलग अलग बुक राइटर्स या अलग अलग पर्संस अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रेशो में जो फॉर्मूला वो यूज करें वो थोड़ा सा चेंज कर ले। एक एग्जांपल देता हूं, एक रेशो है डेब्ट इक्विटी रेशो। क्या नाम बोला मैंने? तो कुछ लोग वहां पर टोटल डेब्ट को कंसीडर करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म भी प्लस शॉर्ट टर्म भी। कुछ लोग वहां केवल लॉन्ग टर्म डेब्ट को कंसीडर करते हैं। अब आप बताओ ऐसे में हमारे रेशो का आंसर सेम कैसे हो जाएगा? सही है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है जैसे लिक्विड रेशो। तो कुछ लोग वहां पर करंट लायबिलिटी को कंसीडर करते हैं और कुछ लोग वहां पर लिक्विड लायबिलिटी को कंसीडर करते हैं। करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी में छोटा सा फर्क होता है। लिक्विड लायबिलिटी मींस इमीडिएट इंस्टेंट जिनकी पेमेंट करनी पड़ सकती है, और करंट लायबिलिटी मींस जिनकी शॉर्ट पीरियड में पेमेंट करनी है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे आंसर क्या हो सकते हैं? डिफर हो सकते हैं। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल से हमारे सारे आंसर मैच करेंगे, वो डिफर नहीं होंगे। पर जर्नली अगर कोई अदर बुक आ जाए या मे बी कोई सैंपल पेपर हम उठाएं, तो हो सकता है हमारा एक आध आंसर वहां से क्या हो बेटा, मैच ना करे, एग्री ना करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं और ये भी नहीं है कि वो गलत है। हो सकता है उनकी अप्रोच अलग हो और हमारी अप्रोच अलग हो। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो रेशो चैप्टर है किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा गवर्न नहीं है, और जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा गवर्न नहीं है तो भैया हम फिक्स अकाउंटिंग पॉलिसीज ही दोनों लोग फॉलो करें, ये जरूरी नहीं है बेटा। सही है। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ और बात बताना है। सबसे पहली बात, परसेंटेज 100 है, इसका मतलब 100% है। क्या मैथमेटिकली कोई चीज 150% हो सकती है? नहीं। 200%, 500%। तो मैथमेटिकली मैक्सिमम परसेंटेज क्या हो सकती है? तो अगर उसके ऊपर परसेंटेज निकल जाए तो कायदे में हम उसे टाइम्स में बात करते हैं। किस में बोलते हैं? टाइम्स में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस के डेटर है 1 लाख, तो हो सकता है उसकी सेल 1 लाख से ज्यादा हो, बिल्कुल पॉसिबल है, कैश सेल भी तो होती है। तो अब अगर मैं सेल्स अपॉन डेटर का रेशो निकालूंगा, तो अगर मैं उसको परसेंटेज में आंसर करूं तो वो हमेशा 100% से ऊपर आएगा। तो इसी वजह से हम ऐसी जगहों पर जहां पर आंसर 100% से ऊपर आ सकता है वहां पर आंसर हम परसेंटेज में नहीं देते, हम टाइम्स में देते हैं। किस में देते हैं? टाइम्स। तो अगर आंसर है 300%, तो बेसिकली उसका मतलब क्या है? 3 टाइम्स। ठीक है, तो इनमें से कुछ रेशो परसेंटेज में होंगे और कुछ रेशो टाइम्स में या इस-टू में होंगे। किस में होंगे? इस-टू में। तो जर्नली मैं ये नहीं कह रहा हूं पक्का ऐसा ही होना है हमेशा, जर्नली ये परसेंटेज में होगा। ऐसा क्यों? मेरी 10 लाख रुपए की सेल है, तो किसी भी हालत में 12 लाख का प्रॉफिट हो सकता है? सेल से ज्यादा प्रॉफिट कैसे हो जाएगा यार? सेल के अंदर ही तो प्रॉफिट कवर होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा परसेंटेज में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इनके आंसर जनरली हम किस में देते हैं? टाइम्स में या फिर इस-टू में। किस में? इस-टू में। इसका आंसर भी हम किस में देते हैं? टाइम्स में या फिर इस-टू में दे सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आ चुका है, परसेंटेज रेशो किसे कहते हैं? परफॉर्मेंस रेशो को कहते हैं। तो इसका भी आंसर टाइम्स में भी हो सकता है या फिर इस-टू में भी। तो जर्नली मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों के कोर्स में इसका आंसर इस-टू में लिखवाएंगे लोग, इसका आंसर भी किस में लिखवाएंगे लोग? इस-टू में। और इसका आंसर किस में लिखवाएंगे? तो 12th के हिसाब से
टाइम्स रेशो कौन सा हो गया? टर्नओवर। ऐसे भी एमसीक्यू बन सकते हैं। पहले बात है, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें 3 रेशो होते हैं जनरल केसेस में, पर हमारे कोर्स में 2 ही रेशो हैं। ठीक है, इसमें लिमिट नहीं है, मैं 20 भी बना सकता हूं, मैं 50 भी बना सकता हूं, पर जनरली हमारे कोर्स में यूजेबल 4 रेशो है। इसमें भी हम 20-25 रेशो बना सकते हैं, पर हमारे काम के जो कोर्स में रेशो हैं वो 6-7 ही हैं, और यहां पर 4 हैं। ठीक है, तो ये सब रेशो के मेन फॉर्मूले। फिर उसके बाद उनके क्या आ जाएंगे? सब फॉर्मूले। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैप्टर में आपको फॉर्मूला याद ना करवाऊं, मैं आपको फॉर्मूला सोचना सिखा दूं कि आप उसे खुद बना सकें एग्जाम में। ठीक है, पर उसके लिए क्या जरूरी है? आप लोग मेरी बात सुने, केवल नोट ना करें। मैं केवल 2 फॉर्मूले याद करा रहा हूं, उसके बाद मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा इस चैप्टर से। वो भी 2 फॉर्मूले कौन किसके याद करा रहा हूं मैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के। इसके फॉर्मूले मैं बनाने बताऊंगा, मेन फॉर्मूले भी और सब फॉर्मूले भी। मैं नहीं लिखवाऊंगा, मतलब लिखूंगा पर बनाकर लिखूंगा। इसमें भी मेन फॉर्मूले और सब फॉर्मूले मैं सोचने सिखाऊंगा, बनाने सिखाऊंगा, और इसमें भी। बस केवल किसके फॉर्मूले याद करा रहा हूं मैं? तो आज की क्लास में हम केवल कवर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। केवल क्या कवर कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। तो इसमें मेन है 2। पहला करंट रेशो। फॉर्मूला बड़ा सरल सा है इसका, करंट एसिड। करंट एसिड क्या होते हैं मैंने शायद बता रखे हैं। कब? जब चैप्टर 1 पढ़ाया था, बैलेंस शीट वाला, हेड सब हेड वाला, और अपॉन करंट लायबिलिटी। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है इस रेशो का? इसका मतलब है कि अगर हमें अपनी करंट लायबिलिटी की इमीडिएट पेमेंट करनी पड़े तो हमारी कैपेबिलिटी कितने टाइम्स है, ठीक है, या हम कैपेबल हैं या नहीं है। इसलिए इसे हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी कहते हैं। एक तरीके से हम अपनी सॉल्वेंसी जज कर रहे हैं कि इमीडिएटली अगर मेरे ऊपर चढ़ जाए क्रेडिटर कि भाई हमें तो हमारा पैसा चाहिए, क्या हम उनकी पेमेंट करने लायक हैं या नहीं है, या हमारे पास उनकी पेमेंट करने के लिए कितना फंड अवेलेबल है, कितने टाइम्स फंड अवेलेबल है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, ये रेशो ज्यादा है तो अच्छा है, कम है तो अच्छा है? ज्यादा है तो अच्छा है। सपोज करो मेरी करंट लायबिलिटी 1 लाख और करंट एसेट 8 लाख, तो ये बेहतर पोजीशन है। ठीक है, ये बेकार पोजीशन है। क्यों? हमारा फंड ब्लॉक पड़ा है बेटा, करंट एसेट से हम कुछ कमाएंगे कोई ना, मेरी तिजोरी में बंद पड़ा है कैश, किस काम का है? बिजनेस में रोटेट ही नहीं हो रहा। तो सोचो जरा। अच्छा मेरे करंट एसेट है 50,000, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, अब बेहतर है नहीं है? अब भी बेहतर नहीं है, अब रिस्क पर हूं। इन्होंने इमीडिएट 1 लाख मांग लिए तो कहां से दूंगा? चलता हुआ बिजनेस का पैसा चला गया तो रोटेशन कैसे चलेगी डे टू डे एक्टिविटी की? तो बेटा यहां पर कहा जाता है कि जो बेस्ट सिचुएशन है, जो आइडियल रेशियो है, वो है 2:1, यानी कि करंट एसेट जस्ट डबल होने चाहिए किसके? तो हम बेहतर पोजीशन पे हैं, क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा करंट एसेट है तो हमारा फंड आइडल पड़ा है, वेस्ट जाएगा, बेकार पड़ा है। आइडियल और आइडल में फर्क होता है। आइडियल मतलब जो एक क्या क्या हिंदी में क्या कह देते हैं उसे, आदर्श रेशो, और आइडल मतलब बेकार, यानी कि वेस्टेज। ठीक है, तो यहां जो आइडल रेशो है वो क्या है? 2:1। अगर हम 2:1 पर है तो हमारी बेस्ट पोजीशन है, इससे कम रेशियो है तो हमारा रिस्क बढ़ रहा है, और इससे ज्यादा रेशियो है तो हमारा फंड ब्लॉक पड़ा है, वेस्ट जा रहा है। ठीक है, दूसरा है यहां पर, केवल आज मैं इसी रेशो की बात करूंगा, लिक्विड रेशो। इन्हें हम, ये लिक्विडिटी था और ये लिक्विड है, इसे हम क्विक रेशो भी कह देते हैं, इसे हम आइडियल कह रहा हूं यार, आज दिमाग से नाम निकल रहे हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं?
एसिड, एसिड मतलब जो तेज रिएक्शन दे, तो वो पैसा जो तेजी से हम पे करना है, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, एसिड टेस्ट रेशियो। तो यहां पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिक्विड एसिड। लिक्विड एसिड मतलब जिन्हें हम बहुत जल्दी किसमें कन्वर्ट कर सकें, कैश में। इन्हें जल्दी और इन्हें बहुत जल्दी, इन्हें विद इन ए पीरियड ऑफ जर्नल केसेस में 12 मंथ और इन्हें बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। अपॉन हमारे कोर्स में जो लोग रेशो का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो अपॉन में लिख रहे हैं करंट लायबिलिटी, पर कई लोग यहां पर लिक्विड लायबिलिटी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो अब उस केस में हमारा उनका आंसर सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो डिफरेंस किसका है? डिफरेंस है बस हमारी थिंकिंग का। वो कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं। गलत कोई भी नहीं है बेटा इसमें, सही है। और यहां पर जो आइडियल रेशो होता है, अब यहां पर आइडियल रेशो 2:1 पता है क्यों था? क्योंकि जरूरी है सारा करंट एसेट इंस्टेंट कैश में कन्वर्ट हो जाए जब पेमेंट करनी पड़े, तो इसलिए डबल रखो कि कुछ तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा जो पेमेंट कर सके। क्या जरूरी है जल्दी कैश में सब कन्वर्ट हो जाए? हाँ, तभी तो लिक्विड कहा गया इसे। इसलिए यहां पर जो आइडियल रेशो है वो क्या है? 1:1। 1 मार्कर में भी पूछ सकते हैं, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। और एक तीसरा रेशो और होता है यहां पर, एब्सोल्यूट कैश रेशो। बात नहीं कर रहे, नॉट इन सिलेबस। कभी आगे जाके पढ़ोगे सीए वगैरह में तो वहां बात करेंगे, नॉट इन सिलेबस। तो हमें फिलहाल इन दो रेशो के बारे में बात करनी है, केवल दो, ठीक है। अब मैं जो यहां लिख रहा हूं वो इसके नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं, बेसिकली मैं तो अब इस रेशो को कंटिन्यूटी में लिख रहा हूं बेटा। तो अब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी पता है क्या होते हैं? चलो एक लिस्ट लिखता हूं। करंट एसेट में बताओ क्या क्या आएगा? कैश आएगा, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर, एक्रूड इनकम। पीपीई करंट एसेट कहां से हो गया? मतलब तेरे से आज कोई क्रेडिटर पैसा मांगना है या दुकान बिक के पैसे देना है, फिर डेटर, एक्रूड इनकम। सोचो और प्रीपेड एक्सपेंस, और सोचो। कैश तो हो गया। कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटी होती है। कॉल्स इन एडवांस करंट एसेट होता है, बट वो उससे पेमेंट कोई ना करनी है हमें किसी की। कॉल्स इन एडवांस वैसे करंट लायबिलिटी होती है। आगे, अच्छा मैं देर से एडवांस में पैसे ले रहा हूं शेयर के, तो मेरा एसेट है। स्टॉक, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस्ड, हमने किसी को शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है, ठीक है। लूज टूल भी वैसे तो किस में आते हैं? करंट एसेट में, पर इस चैप्टर में हम लूज टूल को करंट एसेट में कंसिडर नहीं करेंगे। रीजन, इन्हें देखकर हम लायबिलिटी की पेमेंट नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मेरी एक बात पे ध्यान देना बेटा, ये जो ऊपर के तीन होते हैं इन्हें हम कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस तक होते हैं उन्हें हम जनरली क्या कहते हैं? लिक्विड एसेट। क्या बोलते हैं उन्हें? लिक्विड एसेट। और इन सबको एज ए होल, इन सबको एज ए होल यहां तक इन्हें हम क्या कहते हैं? करंट एसेट, ठीक है। तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट तो है, पर ये दोनों लिक्विड एसेट नहीं है, ये दोनों लिक्विड एसेट नहीं है। तो इन जनरल इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या बना? तो हम ये भी कह सकते हैं स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूं
कि जर्नली अगर ये गिवन नहीं है तो हम इसे निल मानते हैं। क्या मानते हैं? तो इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या बन जाएगा? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेन डिफरेंस? तो स्टॉक इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड लिक्विड एसेट। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला हमारे काम आ सकता है मिसिंग फिगर्स को ढूंढने में या कोई वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में, ठीक है, उसे खोलने में, ये हमारे काम आ सकता है। तो करंट एसेट माइनस लिक्विड एसेट इज इक्वल टू स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस धीरे क्यों बोला? अगर गिवन है तो ही उसे मानना है, नहीं तो उसको जीरो मानना है। उस केस में इन दोनों का बीच का मेन डिफरेंस क्या कहलाएगा? स्टॉक। क्वेश्चन में नहीं गिवन तो इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या बन जाएगा? स्टॉक। ठीक है, कोई डाउट? अब बात करते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता था। बैंक कोडी। बैंक कोडी इज जस्ट एज एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, है ना? किसका एग्जांपल है? शॉर्ट टर्म लोन का एग्जांपल है। अच्छा, डेटर के साथ साथ यहां आ गया बिल रिसीवेबल। इन दोनों को ऐसे कंबाइन में अकाउंट रिसीवेबल भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, और इन्हें एज ए होल क्या बोल सकता हूं? अकाउंट पेबल। और क्या आ सकता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और क्या आ सकता है? एडवांस इनकम। कॉल्स इन एडवांस यहां आता था देवी जी। प्रोविजन, कौन से प्रोविजन? शॉर्ट टर्म। ये सब किसके एग्जांपल है? करंट लायबिलिटी के। अब ध्यान दो, ये दोनों और इन दोनों में फर्क क्या है? इतने हिस्से को हम कहते हैं लिक्विड लायबिलिटी, पर हमें जानने की जरूरत है नहीं अब। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो फॉर्मूले में क्या यूज करने वाले हैं, तो हमें जानने की जरूरत नहीं है लिक्विड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। पर क्या पता आपसे कोई वाइवा में पूछ ले तो आप ये कोई ना कह दो कि हमें नहीं पता या हमें नहीं जानना। तो क्या डिफरेंस है? बैंक कोडी लिक्विड लायबिलिटी नहीं है। क्यों? बैंक का मन नहीं है, बैंक की मर्जी नहीं है, अभी फोन कर देगा मुझे तो अभी के अभी पैसा चाहिए। क्यों चाहिए भाई? हम तो तेरा ब्याज समय पे दे रहे हैं। तो ये बाउंडेशन नहीं है कि हमें अभी के अभी अब एसिड बेच के पैसा चुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या नहीं है? लिक्विड लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, नोट करो। अब एक और फॉर्मूला लिखवा रहा हूं जो मिसिंग फिगर्स को कंसीडर करने में या उन्हें क्रैक करने में हमें हेल्प कर सकता है। वो क्या है बेटा? वो सिलेबस में है बेटा जो मैं लिख रहा हूं। अच्छा, ये लिखा है नोट इन सिलेबस। हाँ, बिजनेस स्टडी में कहां तक स्कूल में सिलेबस हो चुका है? पूरा। तो फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया चैप्टर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ लिया होगा। वहां कोई शब्द सुना था वर्किंग कैपिटल? सुना था? क्या होता है वर्किंग कैपिटल? डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा मेरी जेब में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरी कपड़े की दुकान है, तो पहले कपड़ा बेचूंगा तभी तो बेचूंगा, तो मेरी जेब में कितना पैसा होना चाहिए जिससे मैं कपड़ा खरीद सकूं? तो वो पैसा क्या है? वर्किंग कैपिटल है। या ऐसे कहो कि मुझे 10 लाख का कपड़ा खरीदना होता है, एक बारी में 6 लाख का उधार मिल जाता है, तो मेरे पास मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए रूटीन चलाने के लिए? 4 लाख। तो वर्किंग कैपिटल क्या है यहां पर? 4 लाख। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक्चुअली में बेटा हम ये गलत पढ़ते हैं। एक्चुअली में वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट, और जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है ना, उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। पर छोड़ो सब, 12th में तो वर्किंग कैपिटल का एक ही मतलब है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। पर सच बात यह है कि वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट होता है केवल, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल। दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। पर 12th लेवल में ठीक है, वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस। नोट करो, कुछ क्वेश्चंस कराता हूं बस। अब मैं इस पूरे चैप्टर में कुछ भी याद नहीं करवाऊंगा, कोई फॉर्मूला। हां, जहां से फॉर्मूले बनते हैं भैया थोड़ा बहुत उन पे तो मेहनत करनी पड़ेगी हमें, है ना? वैसे में अब कोई भी फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला या सब फॉर्मूला,
एक भी मैं आपको याद नहीं कराऊंगा। बाकी बचे इस पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले, अगर मैं मेन फॉर्मूले प्लस जो हिंट्स में बुकों में लिखे हुए हैं उन फॉर्मूलों को जोड़ लूं तो 120 फॉर्मूले बन जाते हैं वो। अब आप एक बात तो बताओ, 120 फॉर्मूले आप याद कर भी लो, एग्जाम में दिमाग काम करेगा कब कौन सा फॉर्मूला यूज होना है? नहीं ना। तो 100 फॉर्मूले याद करने का कोई सेंस नहीं है, हम उन्हें बनाना सीखेंगे। ठीक है, हम उन्हें बनाना सीखेंगे। अब इसके अलावा मैं कुछ याद नहीं कराने जा रहा। जब ये नोट आ जाए बताना, आगे बढ़ता हूं। फिर मैं इतने वीडियो पॉज करता हूं। सुनो बेटा, तो ये क्लियर है। मैंने इसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो क्यों कहा था? क्योंकि यहां से हम जज करते हैं कि क्या हम अपने शॉर्ट टर्म डेप्थ को इमीडिएट पे करने में सक्षम हैं या नहीं है, कैपेबल हैं या नहीं है, और हैं तो कितने टाइम्स या कितने हम उनकी पेमेंट करने की एलिजिबिलिटी या कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है ना? तो अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं आज भी और अगली क्लास में भी कराऊंगा इसके, तो ध्यान दें जरा। एक दो क्वेश्चन देता हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की लिस्ट गिवन होगी और हमसे पूछेगा करंट रेशो निकालो। तो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना, करंट एसेट चुन के ढूंढ के प्लस कर लेने हैं, करंट लायबिलिटी ढूंढ के प्लस करनी है और अब फॉर्मूले में रख देना है। तो मैं वो वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा, वो बुक से कराऊंगा। मैं आपको करा रहा हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है स्टॉक 40,000, करंट रेशो 2:1, करंट लायबिलिटी कह रहा हूं, लिक्विड रेशो 1.5:1। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल। ये हमें निकालने हैं। कर सकते हैं सॉल्व? करो। ये तीनों चीजें निकालनी है। अभी अच्छे क्वेश्चन देने रह रहे हैं, वो भी देने हैं, अभी शुरुआत है, तो बहुत सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। भैया क्या करो? दिसंबर से जरा स्कूल जाना बंद होगा, तो 2-2.5 महीने जरा कैडी सी पढ़ाई करनी है। बेटा तेरा नाम क्या है? नाम ही भूल जाता हूँ अभी। कशिश, भूल जाता हूँ अभी जरा, एक दो दिन में याद। पीयूष क्वेश्चन कर ले आप भाई, प्लीज क्वेश्चन कर लो। कितने लोग ट्राई कर रहे हो ये बताओ, बस करो तो। इस बार हम सिलेबस एंड करने में 1 महीना लेट है, नहीं तो अब तक खत्म हो जाता था, मतलब 30 अक्टूबर तक। इस बार बीच बीच में रिवाइज भी तो बार बार कराना पड़ा है ना। फिर मैं क्या करता था, नवंबर दिसंबर जनवरी में एक बार पूरा रिवाइज फिर कराता था। देखो सॉल्यूशन करता हूं।
करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? और ये क्या दे रखा है? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 करंट एसेट इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी? ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या दे रखा है? करंट लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी 1:1। तो 1 लिक्विड एसिड इज इक्वल टू 1 करंट लायबिलिटी 1.5 है ना शायद। तो 1 लिक्विड एसिड इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या दे रखा है? कितना? और स्टॉक किसके बराबर होता है? करंट एसिड माइनस लिक्विड एसिड के। अभी बताया था ना कि अगर क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दे रखा तो इन दोनों का डिफरेंस मैं किसे मान लूंगा? स्टॉक को। इसमें कोई डाउट है? अब ध्यान से बेटा, सही लिखा है मैंने, वर्किंग कैपिटल था वो करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। ध्यान तो दो। 40,000 इज इक्वल टू करंट एसिड, अच्छा x माइनस वाई इज इक्वल टू 40,000। सॉल्व कर सकते हैं क्या? करना जरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 40,000 सॉल्व। कैसे कर दोगे सॉल्व? लेकिन अगर कुछ ऐसा हो 3x माइनस 2x, तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो यानी कि वेरिएबल दोनों में सेम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ध्यान से देखो, मैं करंट एसिड की जगह क्या लिख सकता हूं? 2 करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसिड की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1.5 करंट लायबिलिटी। बेटा गेट बंद कर देना, गेट बंद कर दो कोई भी हो, फिर मच्छर आएंगे अंदर। अब इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो करंट लायबिलिटी क्या बना? 40,000 अपॉन 0.5 कितना? 80,000। तो बेटा आपको अगर करंट लायबिलिटी पता लग गया तो क्या आप करंट एसिड नहीं निकाल सकते? अब 2 इंटू करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी पता लग गया, क्या आप लिक्विड एसिड नहीं निकाल सकते? अब 1.5 इंटू करंट लायबिलिटी, 1.60 और 1.20। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? अब आपको करंट एसिड पता है कितने? क्या अब आपको करंट लायबिलिटी पता है? हो गया सॉल्व। एक और क्वेश्चन लिखो। 5 मिनट रुक जा, बस हम सभी जा रहे हैं फिर। चलो फिर ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं डिफरेंट, वो कैसे करेगा? क्वेश्चन नंबर 2, करंट रेशो 2:1, लिक्विड रेशो 1:1, स्टॉक, ओ सॉरी बेटा गलती हो गई। करंट रेशो 2:1, ये तो सेम क्वेश्चन हो जाता ना अगर मैं स्टॉक भी दे देता तो। वर्किंग कैपिटल 1 लाख, स्टॉक 40,000। कैलकुलेट लिक्विड रेशो। बस छोटा सा क्वेश्चन है, एक ही चीज मांगी है मैंने। चलो लगाइए दिमाग। स्टॉक का फॉर्मूला था करंट एसिड माइनस लिक्विड एसिड। अभी तो 2-3 मिनट पहले तो बताया था यार, अभी तो यहां भी लिखा हुआ है, देख ले। करिए। अब देखो इस चैप्टर में जो बच्चा वीक है मैथ्स में, एलिमेंट्री मैथ्स में 10 तक की, उनका मैं बस इतना साथ दे सकता हूं कि फॉर्मूले याद करा दूं, 4 में से 1 नंबर फॉर्मूले का मिल जाए। और मैं कुछ नहीं कर सकता भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से उधर जाना, एक्स वाई, ये तो आपको आना चाहिए। ये इस एज में मैं नहीं सिखा सकता।
100%। अब देखो ये चीजें तो मैथमेटिकली आपको एलिमेंट्री आती होगी तो ठीक है, नहीं आती तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ऐसे तो भैया हमारे खुद के 10वीं में 33 नंबर थे, हम कर पा रहे हैं तो तुम्हें भी कर तो लेना चाहिए। 1.6:1 बिल्कुल ठीक है। अब खुद बता सॉल्यूशन टाइम कितना है? 1 मिनट। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारे पास अवेलेबल होंगे 6 मिनट, और ये 1-2 मिनट में हो जाता है, तो हम जो समय बताते हैं वो टफ क्वेश्चनों में काम आएगा ना। तो ये क्वेश्चन तो उल्टा बढ़िया होते हैं, पढ़ना ज्यादा है, क्वेश्चन तो छोटा सा ही होगा सॉल्यूशन में। कैलकुलेशन, बोर्ड की कैलकुलेशन बहुत टिपिकल वाली नहीं आती है। 1 या 2 क्वेश्चन की मैं बात करता नहीं, 80 में से 70 नंबर की कैलकुलेशन इजी होती है, ऐसे नहीं होती पॉइंटों में जा रही है लंबी लंबी। और इनके पास तो कैलकुलेटर है तो टेंशन ही नहीं है। नहीं, किसने कह दी तुझसे? हमारे जैसा सही होता है, कुछ नहीं होता ऐसा। सच बात बताऊं, कहना नहीं चाहिए। आईसीएससी में स्कोर करना, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा इजी होता है कंपैरेटिव टू सीबीएसई। और सेम आईसीएससी में 100 में से 100 बहुत बच्चों के आते हैं, सीबीएसई में बहुत कम के आते हैं अकाउंट्स में। हाँ, 100 बहुत रेयर आते हैं, आईसीएससी में बहुत सारे आते हैं। अब तो थोड़ा सा इनका पैटर्न चेंज हो गया, पहले तो इनका पैटर्न और अच्छा था, 10 क्वेश्चन आएंगे, कोई भी 5 कर लो जो मन करे। 6 कर दोगे तो जो टॉप 5 उनके नंबर मिल जाएंगे। तो आधा सिलेबस करके भी नंबर 100 में से 100 आ सकते थे बेटा। अब तो खैर पैटर्न इनका भी चेंज हो गया। जब मैं आईसीएससी के बच्चे पढ़ाता था, सीबीएसई वालों के आए ना है, उनके तो आते थे 100 में से 100। आखिर में 6 चैप्टर पकड़वा देता था कि इन्हीं को करो बस, जब पढ़ने ही 5 क्वेश्चन है तो। चलो देखो, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? करंट एसिड अपॉन, तो ये कितना दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं 1 करंट एसिड इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है? सीए में से सीएल माइनस नहीं हो सकता, पर सीएल में से सीएल माइनस हो सकता है, तो करंट एसिड की जगह क्या लिख दो? माइनस। अब आप ये मत पूछना 1 कहां से आया, सिंपल एक्स का मतलब 1x अपने आप होता है। कल पूछ रहे थे बच्चे, मैं 11th में पढ़ा रहा था जब ये, तो 1 करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी? तो अगर करंट लायबिलिटी पता है तो करंट एसिड निकाल सकते हो, कितना? 2 लाख। अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? तो लिक्विड एसिड किस किस के बीच का डिफरेंस है भाई? वो तो दे ही नहीं रखा ना, प्रिपेड ना हो तो उसे 0 मानते हैं, तो ये किस किस के बीच का डिफरेंस है? करंट एसिड क्या है? स्टॉक। तो लिक्विड एसिड कितना आया? अब निकाल, रख दो फॉर्मूला लिक्विड रेशो का, लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, 1,60,000 अपॉन। अब अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालता तो आंसर आता है 160%, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसे इस2 में लिख देते हैं या टाइम्स में लिख देते हैं, 1.5:1। कोई डाउट? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है प्रेजेंट करंट रेशो 3:2, ठीक है। प्रेजेंट करंट एसिड 3 लाख, प्रेजेंट करंट एसिड कितने? 3 लाख। फिर लिखा है नाउ कंपनी वांट टू पे
ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी इन सच मैनर so that current ratio will become ideal current ratio. Ideal current ratio क्या होता है? That is, तो मतलब हम करंट लायबिलिटी कुछ पे कर रहे हैं, कितनी इस हिसाब से पे कर रहे हैं कि हमारा रेशो 3:2 से किस में कन्वर्ट हो जाए? 2:1 में. फुल स्टॉप. फाइंड आउट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी पेड. बस, मैं ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा, छोटा सा ही क्वेश्चन है. फाइंड आउट अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी पेड. करिए. शायद 1 लाख रुपए आएगा, शायद, बाकी देखते हैं. तो 50,000 रुपए. ये मेरा द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. अच्छा, ये बता सकते हो मुझे प्रेजेंट करंट लायबिलिटी कितनी है? भाई जाहिर सी बात है, रेशो 3:2 है. अगर करंट एसेट 3 है तो करंट लायबिलिटी कितनी है? तो करंट एसेट 3 लाख है तो करंट लायबिलिटी कितनी है? 2 लाख. तो कितनी करंट लायबिलिटी पे कर दूं कि रेशो 2:1 बन जाए? 1.5 लाख पे कर दूं या 1.5 लाख बचा लूं? 50,000 भाई 1.5 लाख बचाऊंगा तभी तो 2:1 बनेगा. चलो देखो सॉल्यूशन इसका. जय सिया राम. हाँ भाई, करंट रेशो क्या है? तो करंट एसेट अगर 3 लाख है तो करंट लायबिलिटी कितनी है? क्या सॉल्व करके दिखाऊं ये बात में? ये तो क्लियर है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है. नाउ एक्स अमाउंट फॉर करंट लायबिलिटी पेड. करंट लायबिलिटी का कितना अमाउंट पे कर रहा हूं मैं? एक्स. तो नया रेशो क्या बन जाना चाहिए? करंट एसेट कितने और करंट लायबिलिटी 2 लाख माइनस. यही तो है कि लायबिलिटी में से कुछ पे कर दूं जिससे रेशो क्या बन जाए. ऐसे ही है, सॉल्व करना आता है. इधर उधर ले जाकर, इसे उधर ले गया तो 4 लाख माइनस 2x, तो 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू, तो चेक कर लेते हैं कि अगर मैं करंट लायबिलिटी में से 50,000 पे करता हूं तो क्या मेरे 2:1 बन जाएगा? देख, चेक करते हैं. बन जाएगा, बन जाएगा. सही है, कर लो नोट. फिर एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा अभी होमवर्क के लिए, जब नोट कर लो बता देना. यार जल्दी कर लो बेटा, एक क्वेश्चन और दूंगा फिर मैं 11th भी पढ़ाना है. नहीं, इसी को एक्सटेंड करना है मुझे. इतने में आएगा नहीं बेटा, वो इंफॉर्मेशन जोड़नी है. हो गया? तो सब काट दो अपने आंसर को. बिल्कुल गलत आंसर है ये. इसका आंसर आएगा 1 लाख. अब आप कहेंगे अगर मैं 1 लाख कर दूंगा तो 3:1 हो जाएगा आंसर. बच्चों 11वीं क्लास की फर्स्ट डे से, पहली क्लास से मैं आपको सिखाता हूं अकाउंट में हर चीज के 2 एस्पेक्ट होते हैं.
करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो दो इफेक्ट बताओ, एक तरफ क्या कम होंगे और एक तरफ कैश कम नहीं होगा क्या? कैश करंट एसेट नहीं है क्या? तो सही सॉल्यूशन क्या है, सुनो आप जरा। करंट एसेट 3 लाख है, करंट लायबिलिटी, अरे भाई अगर एक्स अमाउंट की करंट लायबिलिटी पे करोगे तो एक्स अमाउंट का कैश भी तो कम होगा। ये कौन ध्यान रखेगा? या लायबिलिटी हवा में पे हो जाएगी? हाँ जी, अगर आप लायबिलिटी की पेमेंट करोगे करंट लायबिलिटी कम होगी, नो डाउट, सही है, पर उतने अमाउंट का क्या कम होगा? और कैश क्या होता है? करंट एसेट होता है। ये गलती एग्जाम में होती है और ये क्वेश्चन मैंने बताऊं क्यों दिया था। कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हमें बताना होगा करंट रेशो पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, रेशो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, अफेक्ट नहीं हो रहा, वो इसके बेस पर सोचेंगे हम, इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था। तो अब नई सिचुएशन में 2 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 लाख माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स का आंसर आएगा 1 लाख। ये था इसका सही आंसर और एक भी जने ने सही नहीं करा है, देख लो। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि आप नोट कर ले। सही है, तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगली क्लास में जरा छुट्टी ना करें। तो वीडियो अवेलेबल है।